जरा सोचिए, सदियों से पूरे भारत में शानदार स्तंभ और चट्टानें खड़ी थीं और उन पर कुछ लिखा था, एक ऐसी लिपि में जिससे कोई भी पढ़ ही नहीं सकता था। एक भूली हुई भाषा। हाँ, एक भूली हुई भाषा जो एक गुमनाम इतिहास को छिपाए हुए थी। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये एक तरह के टाइम कैप्सूल थे जिनका पासवर्ड खो चुका था। और ये कोई छोटा मोटा रहस्य नहीं था। सोचिए, 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक इतने जुनूनी थे कि वो मेरठ से एक स्तंभ को दिल्ली ले आए। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि उन्होंने 42 पहियों वाली एक विशाल गाड़ी बनवाई थी। हजारों लोगों को उसे रेशम की रस्सियों से खींचने में लगाया था। अरे वाह। और दिल्ली लाकर देश के सबसे बड़े विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई एक अक्षर भी नहीं पढ़ सका, कोई भी नहीं। बाद में अकबर ने भी कोशिश की और वो भी नाकाम रहे। तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ बेहतरीन लेख, एकेडमिक शोध और ऐतिहासिक विवरण हैं और हम मिलकर ये समझेंगे कि आखिर ये सदियों पुराना कोड टूटा कैसे। इसे तोड़ने वाला जीनियस कौन था और वो कौन सा महान सम्राट था जो अंधेरे से निकलकर अचानक इतिहास के मंच पर दोबारा आ गया। हमारा मिशन सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस यूरेका मोमेंट को जीना है जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए माहौल तैयार करते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत तक दिल्ली, इलाहाबाद और देश के कई कोनों में ये स्तंभ और चट्टानें खामोश खड़ी थीं। इन पर एक बहुत ही सुंदर सुलझी हुई लिपि खुदी की, लेकिन वो किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। ये क्या राज छिपाए हुए थी? यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नक्काशी नहीं थी। अच्छा। ये इतिहास के प्राथमिक स्रोत थे, मतलब सीधे अतीत से आए हुए दस्तावेज। इन्हें पढ़े बिना इस्लामी शासन से पहले का भारतीय इतिहास लगभग एक अंधेरी गुफा जैसा था, एक धुंधली रेखा की तरह। हाँ, एक इतिहासकार ने उस दौर को यही कहा था, एक धुंधली रेखा जिसके पार कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। मतलब ये कि इतिहासकारों के पास जो भी जानकारी थी वो या तो ग्रीक यात्रियों के लिखे वृत्तांतों से थी या फिर धार्मिक ग्रंथों और कहानियों से। बिल्कुल। और इन खामोश पत्थरों पर जो दो मुख्य लिपियां थीं, वो थीं ब्राह्मी और खरोष्ठी। ये बात हैरान करती है ना कि सदियों से जो काम बड़े बड़े विद्वान और शासक नहीं कर पाए, उसे सुलझाने वाला कोई प्रोफेशनल इतिहासकार या भाषाविद नहीं था। तो आखिर ये जेम्स प्रिंसिप थे कौन? वो इस पहेली के बीच में आए कैसे? जेम्स प्रिंसिप एक कमाल के इंसान थे। वो कलकत्ता और फिर बनारस की टकसाल में एक परख मास्टर थे, असी मास्टर। हाँ, मतलब उनका मुख्य काम था सिक्कों में सोने चांदी की शुद्धता को जांचना। लेकिन प्रिंसिप सिर्फ एक सरकारी अफसर नहीं थे, वो उस जमाने के पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ मतलब कई विषयों के माहिर। हाँ, वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने बनारस के घाटों और गलियों के इतने सुंदर और सटीक चित्र बनाए जो आज भी ऐतिहासिक दस्तावेज माने जाते हैं। अरे वाह। वो एक वास्तुकार थे जिन्होंने बनारस टकसाल की इमारत और शहर की जल निकासी प्रणाली का डिजाइन तैयार किया। और उनकी सबसे बड़ी दिलचस्पी थी न्यूमिज्मेटिक्स में, यानी सिक्कों के अध्ययन में। हाँ, और उनकी यही अलग अलग काबिलियतें इस खोज की चाबी बनने वाली थी। तो एक असे मास्टर जो सिक्कों की धातु जांचता है, वो अचानक एक प्राचीन लिपि को सुलझाने में कैसे लग गया? ये कनेक्शन कैसे बना? कनेक्शन बना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जरिए। प्रिंसिप उसके जर्नल के संपादक बन गए। अच्छा। इस वजह से पूरे भारत से लोगों द्वारा खोजे गए पुराने सिक्के, तांबे की प्लेटें और शिलालेखों की छाप उन्हीं के पास आने लगी। और उन्होंने देखा कि उन छोटे छोटे सिक्कों पर भी वही रहस्यमयी अक्षर खुदे हुए थे जो उन विशाल स्तंभों पर थे। बिल्कुल। तो यहाँ से जासूसी शुरू होती है। उनके पास अब बिखरे हुए सुराग थे, स्तंभ, चट्टाने और सैकड़ों सिक्के। सही कहा। और उस जमाने में इतिहासकार अक्सर अनुमान लगाते थे, लेकिन प्रिंसिप एक वैज्ञानिक की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा चार्ट्स बनाए। चार्ट्स? हाँ, किस सिक्के पर कौन सा निशान कितनी बार आया है, इसका पूरा हिसाब रखा। वो सिर्फ अक्षरों को नहीं, बल्कि उनके दोहराव के पैटर्न को देख रहे थे। ये एक तरह से 19वीं सदी का क्रिप्टोग्राफी यानी कोड ब्रेकिंग का काम था। तो उन्होंने इन सिक्कों को सिर्फ जमा नहीं किया, बल्कि उनसे डेटा निकालना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो एक जासूस की तरह उन्होंने पहला कौन सा धागा पकड़ा? शुरुआत कहाँ से हुई? दिलचस्प बात यह है कि बड़ी सफलता यानी ब्रह्मी को तोड़ने से पहले उन्हें एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कामयाबी मिली खरोष्टी लिपि को सुलझाने में। खरोष्टी
जो उत्तर पश्चिम भारत में इस्तेमाल होती थी। हाँ, और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इसे सुलझाने की चाबी कहाँ मिली? सिक्कों में। ये सिक्के कमाल के थे। इन पर एक तरफ ग्रीक भाषा में राजा का नाम लिखा होता था और दूसरी तरफ वही नाम खरोष्ठी में। एकदम सही। और क्योंकि प्रिंसेप और यूरोप के विद्वान ग्रीक भाषा पढ़ सकते थे, ये एक रोजेटा स्टोन मोमेंट जैसा था। अच्छा, मतलब अगर सिक्के पे ग्रीक में मिनेंडर लिखा है तो दूसरी तरफ खरोष्ठी में लिखे अक्षरों से उसकी ध्वनि का मिलान कर सकते थे। माँ, नाना, दर। बिल्कुल। उन्होंने ग्रीक नामों जैसे अपोलोडोटस और मिनेंडर की ध्वनियों का खरोष्ठी प्रतीकों से मिलान किया। एक एक करके अक्षर मिलते गए। ये एक बड़ी सफलता थी। हाँ, इसने साबित कर दिया कि इन लिपियों को तोड़ा जा सकता है। लेकिन भारत की मुख्य और सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी की पहेली अभी भी अनसुलझी थी। तो अब आते हैं मुख्य पहेली पर, यानी ब्राह्मी पर। प्रिंसिप ने इसका कौन सा सिरा पकड़ा? इसका पहला बड़ा सुराग दिल्ली, इलाहाबाद और बिहार के बेतिया में मौजूद स्तंभों से मिला। अच्छा। प्रिंसेप ने इन तीनों जबरियों के शिलालेखों के चित्र मंगवाए और उनका बहुत ध्यान से मिलान किया। उनकी वो कलाकार वाली पैनी नजर यहाँ काम आई। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने एक बड़ी खोज की। ये तीनों शिलालेख, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, शब्दशः एक जैसे थे। अरे वाह, इसका मतलब ये कोई स्थानीय संदेश नहीं था। सही पकड़े। ये एक शाही फरमान था जो एक ही राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में जारी किया था। इसी अध्ययन के दौरान उन्होंने एक वाक्यांश की पहचान की जो हर जगह बार बार आ रहा था। देवानम पिय पियदसी लजाहेवम आहा। हालांकि उन्हें इसका मतलब नहीं पता था। नहीं, मतलब नहीं पता था, पर ये एक महत्वपूर्ण पैटर्न था। एक ऐसी चाबी जो मिल तो गई थी पर अभी तक ताले में फिट नहीं हुई थी। और ब्राह्मी के लिए असली सफलता, वो यूरेका मूवमेंट, एक बहुत ही अनपेक्षित जगह से आया, है ना? किसी बड़े स्तंभ से नहीं। बिल्कुल। वो सफलता मिली मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की रेलिंग पर खुदे छोटे छोटे मामूली दिखने वाले शिलालेखों से। सांची की रेलिंग से? हाँ, ये बस कुछ शब्दों के लेख थे। प्रिंसेप के कहने पर एक आर्मी कैप्टन ने इनके चित्र बनाकर उन्हें भेजे थे। प्रिंसेप ने देखा कि ये सैकड़ों छोटे छोटे लेख एक ही जैसे दो अक्षरों के साथ समाप्त हो रहे थे। एक पैटर्न फिर से उभर कर आया। एक मिनट, ये तो कमाल है। मतलब सांची की रेलिंग पर लिखे एक छोटे से दान के रिकॉर्ड से पूरी वर्णमाला का ताला खुल गया। हाँ, ये सालों की मेहनत का नतीजा था जो एक पल में साकार हो गया। और यहीं पर प्रिंसिप की प्रतिभा सामने आती है। बिल्कुल। उन्होंने तर्क लगाया, सांची एक बड़ा बौद्ध तीर्थ स्थल है, तो ये छोटे शिलालेख जरूर यहाँ आने वाले भक्तों के दान के रिकॉर्ड होंगे। मतलब फलाने व्यक्ति का दिया हुआ दान। हाँ, उन्हें सौराष्ट्र से मिले सिक्कों से पहले ही ये पता था कि एक खास अक्षर जो स जैसा दिखता था, संबंध कारक यानी का चिन्ह है। तो सूत्र बना, किसी का स दानम, यानी ऑफ सो एंड सो द गिफ्ट। एकदम सही। इस तर्क से उन्हें दानम शब्द पहचानने में मदद मिली, जिसका पाली और संस्कृत में मतलब दान होता है। और इस एक शब्द ने उन्हें वो दो जरूरी अक्षर दिए जो अब तक पता नहीं थे, दा और न। उनके पास पहले से ही कुछ अक्षरों के बारे में अनुमान थे। जैसे ही दा और न अपनी जगह पर बैठे, बाकी सब कुछ एक डोमिनो इफेक्ट की तरह खुलता चला गया। और प्रिंसिप ने खुद इस पल के बारे में क्या लिखा? प्रिंसिप ने अपने जर्नल में लिखा, इस खोज के बाद कुछ ही मिनटों में मुझे पूरी वर्णमाला मिल गई। ये 1837 का साल था। सदियों से खामोश पड़े पत्थर अब बोलने वाले थे। हाँ, उन्होंने तुरंत उस बार बार आने वाले वाक्यांश को पढ़ा, देवानम पिये पियदसी लाजा हेवम आहा, और अब इसका मतलब साफ था। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। तो लिपि पढ़ ली गई, कोड टूट गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब एक नया सवाल खड़ा हो गया, ये देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा था कौन? सही। ये पहचान अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य थी, क्योंकि इन शिलालेखों में कहीं भी राजा का असली नाम नहीं लिखा था। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति थी। हाँ, सोचिए, हमारे पास एक राजा के शब्द थे, उसकी नीतियां थीं, उसके आदेश थे, लेकिन उसका नाम नहीं था। वो अपनी प्रजा से नैतिकता और अहिंसा की बातें कर रहा था, लेकिन खुद गुमनाम था। कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी मान लिया था कि शायद देवानम पिय पियदसी किसी काल्पनिक आदर्श राजा का नाम हो। तो इस आखिरी पहेली को कैसे सुलझाया गया? इस गुमनाम राजा को उसका नाम कैसे वापस मिला? इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ने का श्रेय जाता है जॉर्ज टर्नर को। वो उस समय ब्रिटिश सिविल सर्विस में श्रीलंका में तैनात थे। और वो वहाँ क्या कर रहे थे? वो वहाँ के प्राचीन बौद्ध ग्रंथों,
खासकर दीपवंश और महावंश का पाली से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने प्रिंसेप के लेख पढ़े और उन्हें एक चिट्ठी लिखी। और उस चिट्ठी में क्या था? टर्नर ने बताया कि श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों में बार बार जिक्र आता है कि पियदसी की उपाधि महान मौर्य सम्राट अशोक के लिए इस्तेमाल की गई है। अशोक के लिए? पास के पन्नों से खोया हुआ अशोक फिर से खोजा गया। ये किंवदंतियों वाला अशोक नहीं, बल्कि असली ऐतिहासिक अशोक था। बिल्कुल, जो पत्थरों के जरिए खुद अपनी कहानी सुना रहा था। और ये खोज इसलिए भी बहुत बड़ी थी क्योंकि शिलालेखों ने अशोक का एक बिल्कुल नया पहलू दुनिया के सामने रखा, है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पारंपरिक बौद्ध ग्रंथ अशोक की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए कि उन्होंने बौद्ध संघ को बहुत दान दिया और मठ बनवाए। हाँ। लेकिन कलिंग युद्ध की भयावहता के बाद उनके हृदय परिवर्तन, युद्ध को हमेशा के लिए त्याग देने और अपनी पूरी प्रजा के लिए धम्म का कानून लागू करने का जिक्र वो उन ग्रंथों में उतना विस्तार से नहीं मिलता जितना इन शिलालेखों में मिलता है। तो शिलालेखों ने हमें एक योद्धा राजा के दार्शनिक राजा बनने की कहानी सुनाई। बिल्कुल, शिलालेखों ने हमें उस अशोक से मिलाया जिसने युद्ध की क्रूरता देखकर अहिंसा का मार्ग अपनाया। हालांकि इस संबंध का जो अकाट्य सबूत था वो मिलने में कई और दशक लग गए। हाँ, जिसे कहते हैं स्मोकिंग गन सबूत। वो तो 20वीं सदी में मिला। सही कहा, वो मिला 1915 में, जब कर्नाटक के मस्की गांव में एक चट्टान पर एक नया शिलालेख खोजा गया। और वो क्यों खास था? ये पहला ऐसा शिलालेख था जिसमें देवानंप्रिय उपाधि के साथ साथ साफ तौर पर अशोक नाम का भी इस्तेमाल किया गया था। तो इसने प्रिंसेप और टर्नर के अनुमान पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। हाँ, रहस्य पूरी तरह से सुलझ चुका था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसेप ने सिर्फ अशोक के खंबे नहीं पढ़े, बल्कि उन्होंने एक तरह से पूरे प्राचीन भारत के इतिहास की चाबी खोज निकाली। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ताला खोलने जैसा नहीं था, ये एक मास्टर की मिलने जैसा था। अच्छा। अचानक देश के कोने कोने में हजारों पत्थर, जो सदियों से सिर्फ पत्थर थे, बोलने लगे। ब्राह्मी लिपि लगभग सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी है। देवनागरी, बंगला, तमिल, कन्नड़ और यहाँ तक कि थाई और तिब्बती जैसी कई दक्षिण पूर्व एशियाई लिपियों की भी। तो इस एक खोज ने कई और दरवाजे खोल दिए, अनगिनत दरवाजे। गुप्त राजवंश, जिसके बारे में प्रिंसेप को इलाहाबाद स्तंभ पर ही पता चला था, का अब ठीक से अध्ययन किया जा सका। सातवाहन, कुषाण, हर राजवंश की अपनी कहानी साफ होने लगी। भारत के इतिहास को अपनी आवाज मिल गई। सही कहा। और ये खोज आज भी नए शोध को प्रेरित कर रही है, जैसे कि मस्की में चल रहा प्रोजेक्ट। हाँ, उदाहरण के लिए मस्की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट जैसी पहले अब रिमोट सेंसिंग, ड्रोन सर्वे और डिजिटल मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही हैं। अच्छा। वे न केवल अशोक के समय को समझ रहे हैं, बल्कि मस्की में उस पूरी बस्ती के हजारों साल पुराने इतिहास को परत दर परत खोल रहे हैं। मतलब एक खोज आज भी नई खोजों को जन्म दे रही है। बिल्कुल। जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो ये कितना गजब है। एक आदमी जो कलकत्ता की टकसाल में सिक्कों की शुद्धता जांचता था, उसने अपनी लगन से इतिहास का एक पूरा खोया हुआ अध्याय वापस ला दिया। जेम्स प्रिंसेप की कहानी सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि जिज्ञासा कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। उनकी मेहनत ने भारतीय इतिहास की एक धुंधली रेखा को एक स्पष्ट और जीवंत अध्याय में बदल दिया। उन्होंने हमें न केवल अशोक से मिलवाया, बल्कि भारत के अतीत को पढ़ने की एक चाबी भी हमेशा के लिए हमें दे दी। चलिए जाते जाते एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ब्राह्मी लिपि तो पढ़ ली गई, लेकिन भारत की सबसे पुरानी लिपि, हड़प्पा सभ्यता की सिंधु लिपि, आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हाँ, उसके प्रतीकों वाली 4000 से अधिक मोहरें और कलाकृतियां हमारी समझ का इंतजार कर रही हैं।